आज हम लोग बात करेंगे चेंज इन एंट्रोपी, इरिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके पहले के वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में हम लोग बात किए थे। उसके बाद एंट्रोपी इन टर्म ऑफ डिसऑर्डर या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, उसका एक स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन हम लोग देखे थे, और फिर सेकेंड लॉ और एंट्रोपी इसके ऊपर में बात किए थे। आज हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज कितना होता है, ये इसके ऊपर में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसके पहले भी हम लोग कार्नोट रिवर्सिबल एक साइकिल हम लोग लिए हैं। ये हमारा पीवी डायग्राम में इसमें कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल ये बताया गया है। जब सिस्टम ए से बी तक आएगा तो आइसोथर्मल एक्सपांसन होगा, फिर बी से सी तक जब वो जा रहा है वॉल्यूम फिर बढ़ जा रहा है, मीन्स एडियाबैटिक एक्सपांसन हो रहा है। फिर सी से जब डी में हो जाएगा वॉल्यूम घट जा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग कि आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। फिर डी से फिर वापस जब ए में पहुंच जा रहा है फिर वॉल्यूम और घट जा रहा है, इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो पहले जिस स्टेट में था उसी स्टेट में वो सिस्टम वापस चला गया, ऐसा प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक कंप्लीट रिवर्सिबल जो साइकिल है उसको यहाँ पर बताया गया ए बी सी डी। ए से जब वो बी तक जा रहा सिस्टम, वो हीट अमाउंट ऑफ हीट Q1 एब्जॉर्ब कर रहा, लेकिन Q1 एब्जॉर्ब करने से चूंकि गैस का एक्सपांसन हो रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, इसलिए हीट एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी T1 जो टेम्परेचर है उसका कांस्टेंट Q रह रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब वो आइसोथर्मल एक्सपांसन में जब ए से बी में वो जा रहा तब गेन इन एंट्रोपी, जो पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे चेंज इन एंट्रोपी। तो आज हम बात करेंगे गेन इन एंट्रोपी ऑफ द, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब किया तो हीट हम लोग जानते हैं एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा। तो ए से बी तक जो गेन इन एंट्रोपी है वो है Q1 और टेम्परेचर हमारा T1। लेकिन जब बी से सी तक वो जाएगा तब ये जो प्रोसेस है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, इस एडियाबैटिक एक्सपांशन के दौरान देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। फिर से लेकिन जब वो सी से डी तक जाएगा तो ये है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इस कंप्रेशन के दौरान क्या होगा ना, वर्किंग सब्सटेंस Q2 हीट लूज करेगा, और लूज करने से उसका जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगा। तो लॉस इन एंट्रोपी फ्रॉम सी टू डी, इसको हम लिख सकते हैं Q2, और कांस्टेंट टेम्परेचर का T2। फिर जब बी से ए तक में जाएगा तब ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, यहाँ पर एंट्रोपी हमारा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो जब हमारा गेन इन एंट्रोपी हुआ इतना, लॉस इन एंट्रोपी हुआ इतना, तो नेट गेन इन एंट्रोपी तो दिस माइनस दिस। लेकिन आप लोगों को याद होगा हम लोग पिछला वीडियो में भी बात की है, जिसका लिंक हम आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। एक कंप्लीट कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन में Q1/T1 दैट इज इक्वल टू Q2/T2 होता है। तो Q1/T1 अगर Q2/T2 अगर होगा तो Q1/T1 माइनस Q2/T2 दैट इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन एंट्रोपी जो था, चेंज इन एंट्रोपी, पूरा चेंज इन एंट्रोपी दैट इज समेशन ऑफ Q/T, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं इन द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज कंप्लीट या इज 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज नहीं होता, ये हम लोग देखें। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं जो नेचर में जितने भी प्रोसेस है ये लगभग सभी प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम लोग देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज कितना होता है। तो मान लिया जाए एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें जो सिस्टम है, जिसमें वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट को Q1 हीट को T1 टेम्परेचर में वो एब्जॉर्ब कर रहा और फिर कुछ वर्क कर रहा, और Q2 हीट को T2 टेम्परेचर जो कि सेम का टेम्परेचर उसमें रिजेक्ट कर रहा है। तो वो जो इंजन है हमारा वो रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल हीट इंजन है। तो कोई भी हीट इंजन का जो एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ हीट टेकन, मीन्स आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट तो हमारा हीट इंजन में हम देखे थे Q1 माइनस Q2 होता है आउटपुट, और इनपुट जब हम दिए थे इतना हीट वो सोर्स से लिया था, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, इसी को सॉल्व करने से 1 माइनस Q2 बाई Q1 दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या इरिवर्सिबल हीट इंजन। लेकिन हम लोग जानते हैं कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन
का जो इफिशियंसी है वो होता है 1 - T2/T1। और एक वीडियो में हम लोग बात किए थे कार्नोट थ्योरम में, हम लोग देखे थे जो कोई भी इंजन अगर सेम टेम्परेचर, कोई भी दो इंजन अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा, ये इंजन भी, ये इरिवर्सिबल इंजन भी सेम टेम्परेचर लिमिट T1 T2 पे काम कर रहा और कार्नोट रिवर्सिबल इंजन भी सेम टेम्परेचर लिमिट T1 T2 में काम कर रहा। तो हम लोग क्या देखे थे, अगर दो इंजन, एक रिवर्सिबल हो और एक इरिवर्सिबल हो, दोनों अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस में काम कर रहा तो इफिशियंसी कार्नोट रिवर्सिबल इंजन का ही ज़्यादा होगा। इसका वीडियो का लिंक भी हम दे देंगे आप लोगों को। तो इसका मतलब ये कार्नोट रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी है और ये इरिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी है। तो हम बोल सकते हैं कार्नोट रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी इरिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा। तो इसमें Q2/Q1 ज़्यादा है कि T2/T1 ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं ये 1 माइनस, ये क्वांटिटी थोड़ा सा कम होगा बोल के जैसे मान लिया जाए ये 1 माइनस है 0.4 और ये 1 माइनस क्या होना चाहिए 0.3 होना चाहिए, तभी ये होगा 0.6, ये होगा 0.7। मीन्स ये जो फैक्टर है T2/T1, ये जो रेशियो ये थोड़ा कम होना चाहिए, ये रेशियो हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं Q2/Q1 ये ज़्यादा है, T2/T1 कम है, तभी ये इक्वेशन फिट बैठेगा। तो Q2/Q1 इज ग्रेटर देन T2/T1, या तो Q2/T2, ये Q1 इधर जाएगा, Q1/T1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q2/T2 ये इस पर आएगा माइनस Q1/T1, ये इस पर अगर आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो हम बोल सकते हैं Q2/T2 माइनस Q1/T1 ये 0 से हमारा ग्रेटर है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब अमाउंट ऑफ हीट Q1 लिया गया सोर्स से, तो सोर्स एंट्रोपी इतना लूज किया और जब Q2 हीट सिंक को दे दिया गया तो सिंक ने एंट्रोपी गेन किया इतना। जैसे यहाँ पर भी हम लोग देखे थे एक्सपांसन के दौरान एंट्रोपी सिस्टम गेन किया और जब ये कंप्रेशन हुआ तो एंट्रोपी क्या किया, सिस्टम लूज किया। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सोर्स क्या किया ना, सोर्स जब इतना लिया तो एंट्रोपी क्या हुआ, सोर्स लूजेज एंट्रोपी बाय अमाउंट इतना Q1/T1 एंड सिंक गेन एंट्रोपी। सोर्स तो चूंकि वो हीट दे दिया, हम यहाँ पर सिस्टम के बारे में बात किए थे, लेकिन यहाँ पर हम सोर्स चूंकि हीट दे रहा है, सोर्स हीट लूज कर रहा है, जो हीट लेगा उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, जो हीट देगा उसका एंट्रोपी घटेगा। यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे थे, माने हम लोग देख रहे थे वर्किंग सब्सटेंस एक बार हीट लिया तो वर्किंग सब्सटेंस का एंट्रोपी बढ़ गया, फिर एक बार वर्किंग सब्सटेंस हीट दे दिया तो वर्किंग सब्सटेंस का एंट्रोपी घट गया, एक बार बढ़ गया एक बार घट गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या, सोर्स का एंट्रोपी, सोर्स चूंकि क्या किया, हीट तो दे दिया, लूज किया, तो हीट लूज किया मीन्स उसका एंट्रोपी थोड़ा घटा और सिंक हीट को ले लिया तो सिंक का एंट्रोपी थोड़ा सा बढ़ गया। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम, पूरा सिस्टम का जो एंट्रोपी का जो चेंज है, सोर्स सिंक ये सब मिला करके, तो Q2/T2 माइनस Q1/T1, चूंकि ये बड़ा है माइनस Q1/T1, ये संख्या हमारा क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा देयर इज ऑलवेज सम नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारे जो भी इंजन, हीट इंजन जो भी चलते हैं वो तो सिंक को कुछ ना कुछ हीट वो छोड़ देते हैं, लूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो हमारा जब कोई गाड़ी चलता है या जब कोई इंजन चलता है तो हमारा जो सराउंडिंग का या हमारा जो अर्थ का या इन टोटली हमारा यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो क्या हो रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। तो चूंकि नेचर में जो भी अगर कंडक्शन वाला प्रोसेस देखेंगे, रेडिएशन वाला प्रोसेस देखेंगे, या जो भी प्रोसेस हम लोग नेचर में देखते हैं, जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग नेचर में देखते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा ना, जो हमारा अर्थ है या हमारा यूनिवर्स उसका एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो आज का वीडियो में जस्ट इतना है।